के रूप में आप काम करेंगे। एसेट जो है जो ट्रेडेबल होगी, यानी ट्रेड किया जा सकेगा उससे, आप जो भी चाहो मौज करो, आप कुछ भी करो, उसको आप यूज कर पाओगे एक जेब में, जैसे आपका बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी होती है उस तरह से, किसी भी देश में कैसे चलाओ उस तरह से होगा। एक मालिक का अधिकार है, उसको फ्रैक्शनाइज करेंगे हम, फ्रैक्शन के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, तो ओनरशिप जो है फ्रैक्शनल हो जाएगी। अब चिंता ये हुई कि यार गैम्बलिंग वाले लोग, ड्रिंकर लोग, इनका क्या होगा, ये जुए में ही गमा लेंगे अपने, ये टोकन बांट बांट के, टोकनाइजेशन तो हो गया तो क्या होगा, ये एक चिंता थी। लेकिन कहा कि ऐसे लोगों की चिंता नहीं करनी है, आप इस एसेट है, इस एसेट को मार्केट में लॉन्च कर दो, यही चलेगा। साइबर का की है इश्यू कि भाई ऐसे टोकन छीन के ले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, जमीन तो छीनी नहीं जाती, साइबर का अटैक हुआ, आपकी जमीन का साइबर अटैक में आपकी चली गई। और एसेट इन हैंड ऑफ कॉर्पोरेट को जा सकती है, ये जो आपके पास एसेट है वो कॉर्पोरेट को जा सकती है टोकनों के मार्फत, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। और फिर चिंता ये थी कि लैंड जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, तो कानून कायदों का क्या होगा। उसने कहा जब आप टोकनाइजेशन कर दोगे, क्योंकि भारत सरकार ने डिजिटाइज कर लिया आपने और फार्मर को आईडी दे दी है, अब इनको टोकन देने, टोकन दे करके आप अपनी आईडी के मार्फत मार्केट में जहां भी जाओ, अमेरिका में घूम के आओ, जहाज का टिकट ले लो, कुछ भी करो, कैसे ही घूमो करो, अमेरिका की कंपनी यहाँ आए, कुछ भी अपना जमीन पे कोई टोकन ले ले, अपना कुछ कर ले। इसका विरोध एक श्रीधर बंबू है, जिन्होंने कहा देखो ये जो जमीन है, इसमें 3 बिंदु बताए इसने, ये जमीन एक फैमिली है, परिवार है, जमीन ऐसे नहीं है, रुपया नहीं है जिसको आप रुपया मान रहे हो या आप क्रिप्टो मान रहे हो, जिस तरह ये जो है फैमिली है, और ये सिक्योरिटी है, और उसके बाद में लीगेसी है, हमारे पूर्वजों के साथ इसका बहुत बड़ा लिंक और अटैचमेंट है, हम मरने मिटने को उसके लिए तैयार होते हैं। तो भविष्य नहीं बेचते हैं हम, भविष्य बनाते हैं। श्रीधर ने यह कहा कि ये भविष्य बेचने वाला काम नहीं है, आपने जेब में डाला और भविष्य फ्यूचर को बेच बाच कर क्या किया, मौज किया, बच्चे कहाँ जाए क्यों, ये लेगेसी है हमारी, हमारे बच्चे उससे पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते हैं। तो ये मोटे मोटे से मैंने पॉइंट जशन किए हैं। अब आप अपनी थोड़ी प्रतिक्रिया दें, फिर जब भी पैनलिस्ट जुड़े हैं उसके हिसाब से, कि ये ढांचा नंदन नेलेकनी ने जो आधार बनाया था उसने एक्स पर लिखा, और इंडिया गवर्नमेंट ने जब डिजिटाइज किया पूरी जमीन को डिजिटलाइज करके, और जब फार्मर आईडी दी, तो मुझे लगा कि कोई मामला कहीं भी जा सकता है। तो न्यू बात है, उसके ऊपर अपनी बात को, अपने उस चिंता में सोचना भी चाहिए। 1-2 पोस्ट ऐसे आई कि ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप डालिए टोकन जेब में और व्यापार करिए, पड़े पड़े क्या करोगे, जमीन कुछ आपके काम नहीं आ रही, आपके बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, ये सड़ रही है पड़ी पड़ी, तो ये एसेट बना लो ना, रियल एस्टेट है ये, आप इसको लिक्विड में फॉर्म में कर दो, जब लिक्विड टोकन मिलते ही लिक्विडेशन हो जाएगा, आपका इंटरलिंक हो जाएगा, इंटरनेशनल होगा। जब इंटरनेशनल ये लिक्विडेशन का कंसेप्ट आएगा तो दुनिया कहां जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा। तो इस मुद्दे पे जशनप्रीत, आप अपने आप आईआईटी खड़गपुर से हैं और पीएचडी कर रहे हैं, तो जशनप्रीत अपनी बात को रखो। जी सर, आप सबको नमस्कार। तो ये जो टोकनाइजेशन का जो ये कॉन्सेप्ट आया था, तो ये पहले जो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी सेक्टर है ये उससे आया है ज्यादातर, क्योंकि अभी तक जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका टोकनाइजेशन जो है वो कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो रियल एस्टेट सेक्टर है और प्रॉपर्टी सेक्टर है उसमें थोड़ा बहुत जो काम है वो हो रहा है, लेकिन फिर भी ब्रॉडली वो एक कॉन्सेप्ट ही है और वो कहीं पे ब्रॉडली इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ नहीं है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये जो टोकनाइजेशन है, टोकनाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास में कोई भी संपत्ति है, कोई एसेट है, तो उसको जैसे फिजिकली है हमारे पास में कोई जो भौतिक संपत्ति है या फिर कोई हमारे पास में थोड़ी कोई डिजिटल संपत्ति है, उसको हम लोगों ने एक ब्लॉकचेन के थ्रू जो है वो एक टोकन में, डिजिटल टोकन में कन्वर्ट कर देना है। तो उसमें क्या है कि टोकन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप जैसे क्या क्या कर सकते हो
जो भी संपत्तियां हैं जिससे आप टोकनाइजेशन कर सकते हो, जैसे एग्जांपल में आप जो रियल एस्टेट का संपत्ति है, आपके पास में कोई घर है या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसका आप टोकनाइजेशन कर सकते हो। टोकनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर आपके पास में कोई 800 स्क्वायर फीट का कोई घर है, तो आप 1 स्क्वायर फीट का एक टोकन बना दो। तो उससे क्या हो जाएगा कि पहले तो ये था कि जो भी घर है, घर आपको पूरे का पूरा बेचना पड़ेगा, नॉर्मली तो ये होता है। लेकिन टोकनाइजेशन में क्या हो जाएगा कि कोई भी आदमी, कि जैसे आप पूरा घर बेचोगे तो उसमें किसी दूसरे आदमी को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आपने उसके एक एक स्क्वायर फीट के या दो दो स्क्वायर फीट के टोकन बना दिए, तो कोई आदमी 10,000, 20,000 या 30,000 रुपया डाल के आपके घर में हिस्सेदार बन सकता है। तो इस तरह करके जो है कि ये जो टोकनाइजेशन है ये रियल एस्टेट सेक्टर से शुरू हुआ। उसके अलावा अब ये जैसे कमोडिटीज है, जैसे ऑयल है या फिर जैसे गोल्ड है, इसमें भी ये टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। उसके अलावा जैसे जो बहुत सारी कलाकृतियां हैं, कोई महंगी पेंटिंग है या फिर कोई महंगी मूर्ति है, उसके भी टोकनाइजेशन होना शुरू हो गया है। या फिर जैसे बॉन्ड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड का टोकनाइजेशन शुरू हो गया है। इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं उनका भी टोकनाइजेशन शुरू हो गया है। और जितनी भी जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, जैसे हम पेटेंट करवाते हैं कोई टेक्निकल, तो पेटेंट अगर आपने पूरे का पूरा खरीदना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे लाखों या अरबों डॉलर चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप उसका टोकनाइजेशन कर दो तो थोड़े से पैसे डाल के भी कोई उस आपके पेटेंट में हिस्सेदार बन सकता है। उसी तरह कोई और ज्यादा महंगी चीजें हैं, कोई लग्जरी चीजें होती हैं, उसका टोकनाइजेशन होता है। या फिर जो हम अभी बात कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल एसेट हैं, कोई हमारी फसलें हैं या फिर हमारे पशु हैं या हमारा जमीन है, उसका टोकनाइजेशन हो सकता है। या फिर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, अगर आपने विंड टर्बाइन लगाने हैं, सोलर टर्बाइन लगाने, ये सोलर पैनल लगाने हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है। तो उसमें भी जो है कोई उसके टोकनाइजेशन करके थोड़े थोड़े हिस्सेदार बना के वो एक प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरह से ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात है, ये और बहुत सारे जो जैसे मैंने आपको बताया जो फील्ड है उसमें ये भी काम चल रहा है। तो अब आगे हम थोड़ा बात करते हैं, जैसे जो हनुमान अंकल ने बताया आपको कि लिक्विड और नॉन लिक्विड एसेट की बात जो हुई है, तो अब जैसे पहले भी मैंने थोड़ा आपको ब्रीफली बताया कि इसमें फर्क ये होता है कि जैसे जो नॉन लिक्विड एसेट होता है उसको अगर आप बेचोगे तो आपको पूरे का पूरा ही बेचना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल घर है, घर कोई अगर लेगा तो आपका पूरा का पूरा घर लेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई आपका 10 स्क्वायर गज या 20 स्क्वायर गज ले लेगा, क्योंकि वो 10 या 20 स्क्वायर गज किसी का कोई काम का नहीं है। अगर काम का है तो पूरे का पूरा घर है। लेकिन जो लिक्विड एसेट क्या है, जैसे कैश है, कैश एक लिक्विड एसेट है। अगर आपके पास में 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, तो उसमें से चाहे आप 1 रुपया खर्चो, चाहे आप 10 रुपए खर्चो, चाहे आप 10,000 खर्चो, चाहे आप पूरे का पूरा 1 लाख खर्च कर दो, वो आपके ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड एसेट होते हैं उसमें डिस्क्रिटाइजेशन होता है कि आप थोड़े थोड़े हिस्सों में भी उसको जो है आप यूज कर सकते हो। लेकिन नॉन लिक्विड एसेट जितने भी हुए, जैसे मैंने आपको घर का बताया या हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर आपके पास में कोई प्लॉट, खाली प्लॉट है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने बेचना है तो उसमें बहुत सारी जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आती हैं, कभी प्रॉपर्टी के मार्केट में रेट डाउन है, कभी अप है। उसके हिसाब से अगर आपने, कई बार ऐसा भी होता है कि हमको बेचना होता है, तो जब हमको जरूरत होती है तो उस टाइम के जो उसके रेट हैं वो बहुत डाउन होते हैं। तो लेकिन हमको जरूरत होती है तो हम जो भी उसकी एक बेस वैल्यू होती है उससे कम पे बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो फर्क होता है लिक्विड और नॉन लिक्विड एसेट में। तो अब ये जो टोकनाइजेशन है, टोकनाइजेशन ये जो प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है कि जिससे कोई भी नॉन लिक्विड एसेट है, जैसे हमारा घर है या फिर हमारा कोई प्लॉट है खाली, या फिर हमारी प्रॉपर्टी है, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड लगा लो, या फिर हमने बताया कि कोई पेटेंट हो गया, या फिर कोई आर्ट या कोई फेमस पेंटिंग हो गई, या फिर कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम वाला कोई इंश्योरेंस जो है स्टॉक हो गया कि जिसको कोई एक बार में नहीं
खरीद सकता, तो उसमें हम क्या कर देंगे, उसको बहुत सारे हिस्सों में बांट देंगे, फ्रैक्शनलाइजेशन कर देंगे उसका, उसके 100 हिस्से बना सकते हो, 200 हिस्से बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये वैसा ही सिस्टम है जैसे वो शेयर मार्केट में होता है कि कोई कंपनी है, कंपनी अपना जो पूरे का पूरा उसका मलकियत है, उसके वो 1 लाख 2 लाख या 10 लाख या 20 लाख हिस्से बना के उसका एक शेयर बना देती है, और वो शेयर जाता है शेयर मार्केट में, और वहां से आप अगर उसका 1 शेयर या 2 शेयर खरीद लेते हो, तो आप जो है वो एक तरीके से कंपनी में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। इसी तरह से कि अगर आपके पास कोई भी एक एसेट है, उसके आपने 200 हिस्से कर दिए, 300 हिस्से कर दिए, 400 हिस्से कर दिए, 400 हिस्सों का आपने हर एक हिस्से का एक टोकन बना दिया, तो उसमें यह है कि अगर आपने वो टोकन किसी को बेचा किसी एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर में, तो वो आदमी जो है वो आपका घर हो गया या फिर आपकी जमीन हो गई, आदमी हो सकता है कोई, या कोई कंपनी हो सकती है, या कोई ग्रुप हो सकता है, तो उसमें उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। मलकियत वो आपकी ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मलकियत तो एक तरह से अगर आप फाइनेंशियली मानो तो उसकी होती है कि जिसका 51% हिस्सा है किसी चीज में, तो जब तक 51% हिस्सा आपके पास में रहेगा तब तक मलकियत तो आपकी ही रहेगी। लेकिन धीरे धीरे ये हो सकता है कि फिर एक तरह से आपके हिस्सेदार बढ़ते जाएं, पहले आपने 2 हिस्से बेचे, फिर 4 हिस्से बेचे, फिर 10 हिस्से बेच दिए, करते करते फिर ये है कि ये एक तरह से आपने अपनी प्रॉपर्टी को, जैसे कंपनी शेयर मार्केट में शेयर बनाती है, आपने अपनी प्रॉपर्टी के शेयर बना के उसको मार्केट में डाल दिया, कि जिससे जो है और लोग भी उसको खरीद सकते हैं। तो इस तरह का ये जो है जी कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात आती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ये होता है कि ये जैसे हम कहीं पे भी कोई चीज स्टोर करते हैं, जैसे हम फोन में हमारे स्टोरेज है, या फिर एक क्लाउड स्टोरेज होती है गूगल की, के जिसमें हम, गूगल का एक क्लाउड है बहुत बड़ा, जिसमें उन्होंने बहुत एक स्टोरेज की जगह रखी हुई है, जहां पे हम, जैसे हमारी ईमेल है वो गूगल के क्लाउड में स्टोर होती है और वहीं से हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो ये ब्लॉकचेन वाला सिस्टम है, ये भी एक ऐसे स्टोरेज का सिस्टम है, लेकिन ये एक थोड़ा प्राइवेट सिस्टम है। प्राइवेट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि ये कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, कि इसमें जो भी चीज एक बार स्टोर हो गई वो एक तो बदलती नहीं है, और उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, और वो बहुत सिक्योर है। और अगली बात ये है कि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे हमारे गवर्नमेंट की बहुत सारी रेगुलेशन होती हैं, कोई जैसे वो निजता का सिस्टम होता है कि आप जो ये प्राइवेसी पॉलिसी होती है, या फिर कोई कहता है कि ये आप मेरी फलानी चीज जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन वाला सिस्टम होता है, ये ऐसा सिस्टम है जिसको सो कॉल्ड एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम कहा गया है, कि जिसमें कोई भी क्या कर रहा है, कोई भी क्या बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसका एक जो भी एक एक चेन बन जाता है उसमें, कि उस चेन में आप जो है वो चीज कहां से आई थी, किसके पास से आई थी, और अभी जो आपके पास है उससे पहले मान लो वो 10 लोगों के पास में आई थी, तो उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है वो रहेगा, और उसको जो है जल्दी जल्दी जो है वो रिकॉर्ड को खत्म नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका यूज हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा जैसे क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी भी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आई है। तो ये ठीक है एक दर्शन, ऐसा, मैं आपको इंटरवेन कर रहा हूँ। बाकी लोगों की जिज्ञासा ले लें तो बीच बीच में आपको मैं उनकी जिज्ञासाएं शांत जी करने। हरपाल जी जुड़े हुए हैं, चीफ इंजीनियर हैं। हरपाल जी, आपने सुना होगा कि एक नई आपकी अपनी पेंटिंग बेचो, कुछ बेचो, बेचते बेचते हम जमीन पे आ गए। जमीन वाले पे हम पूरे इस बेस को जमीन की तरफ डाइवर्ट करना चाहेंगे। आप दुनिया में कपड़े बेचो, कुछ भी बेचो, आपके बाल बेचो, कुछ भी बेचो, आपके अंग बेचो, लेकिन जमीन का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर हम ज्यादा केंद्रित रहेंगे, ये माइंडसेट लगा के, क्योंकि चीजें तो दुनिया में बहुत है, टेक्नोलॉजी आ गई पहली बात। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वामित्व योजना के तहत भारत सरकार ने 2017 से ही पूरे गांवों की सर्वे करके और हमारे मकानों को डिजिटल फॉर्म में कर दिया, और हमारी रेवेन्यू लैंड को डिजिटल कर दिया। अब इसके बाद में डिजिटल करने के बाद में भारत सरकार ने डिजिटल के बाद में हमें फार्मर को तो फार्मर आईडी दे दी, स्वामित्व योजना को भी अपना टाइटल दे दिया कि आप बैंक में जाओ कुछ भी करो। अब ये यदि ये हो जाता है, जैसे आधार वाले ने ये दिया है, नंदन नीलकनी ने ये आइडिया दिया है और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, यदि ये होता है तो ये इसका बेस तो तैयार कर लिया सरकार ने।
और 2-3 देशों के अंदर कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ये एडप्ट भी कर लिया। हमारी सरकार ने भी क्रिप्टो करेंसी एडप्ट कर रखी है, उस पर टैक्सेज है 30%, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये काम भी हो जाए, हमारी लैंड को हो जाए। तो हम लैंड पे रहेंगे। तो हरपाल जी, आप इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? इस पे हर एक व्यक्ति की मैं जिज्ञासा लेना चाहूंगा और फिर उस पे अपन अपनी बहस को केंद्रित करेंगे कि भाई ये करोगे तो क्या होगा। जैसे इसने कहा ना कि हम फैमिली है, हमारी जमीन हमारी सिक्योरिटी है और हमारी लीगेसी है। हम भविष्य नहीं बेचते हैं, भविष्य बनाते हैं। ये थीम दी थी श्रीधर बंबू जो है, उसने कहा ये नहीं है, ये आइडिया बहुत बोगस आइडिया है। तो हरपाल जी, आप क्या टिप्पणी देना पाएंगे? इसके बाद में मैं लेता हूं देशवाल जी को, सुरेश जी को। हरपाल जी, अपनी बात को रखो। आपका माइक नहीं खुला। माइक खोलिए सर। हाँ, माइक हो गया ना। सभी पार्टिसिपेंट को नमस्कार। ये देखिए, डिजिटाइजेशन करना और रिकॉर्ड कीपिंग ये ठीक है, सबका पता रहेगा, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। और इसमें काफी चांसेस है कि कुछ सेल्फिश गवर्नमेंट उसका मिसयूज कर लें। लेकिन मलेशिया में जो है धरती पुत्र वाली कॉन्सेप्ट है, इसमें किसान जो है उसके पार्टनर होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। वो जमीन वो बेचते नहीं है, हमेशा के लिए उसको उस पर रिटर्न मिलता है। हमारे यहाँ क्या है कि एक तरह से जमीन को छीन लेते हैं और किसान बेघर हो जाता है। फिर उसको जो पैसा मिलता है उसको यूज करना भी नहीं आता बेचारे को, और कुछ काम भी नहीं आता है। तो इसमें यही ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई किसानों का जो ओनरशिप है पार्टनरशिप बिजनेस में बनी रहनी चाहिए। ठीक है, मैं जसन को लेता हूँ चीफ इंजीनियर साहब। क्यों जसन ने शायद ये कहा था कि भाई आपकी पार्टनरशिप तो रहेगी, आपके टोकन के तहत आपके कुछ बात चली जाएगी धीरे धीरे, वो शेयर होल्डर कंपनी की तरह का एक कंसेप्ट है। क्यों जसनप्रीत, मैं यही सोच रहा हूँ, जो मैंने जो सोचा है यही है इसके अंदर टोकनाइजेशन के अंदर। क्या हमारे पास में हमारे जमीन का टाइटल और मालिकाना अधिकार रहेगा, जितने टोकन हम बेच पाए, जितना हिस्सा बेच पाए शेयर होल्डर के तहत होगा, धीरे धीरे पूरा चला जाएगा तो चला जाएगा। यही बात है या इसमें कुछ किंतु परंतु? जी, इसमें देखिए सर, जो ये कॉन्सेप्ट तो इसी हिसाब से लेके आए हैं। असल में देखिए ये है कि जो भी कोई योजना आती है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत आती है। तो कोई भी अगर पॉलिसी बनती है तो सबसे पहले उसका एक ह्यूमन फेस बनाया जाता है, ताकि कोई ऐसी लोक लुभावन बातें होती हैं कि जिससे लोग उससे अट्रैक्ट हों। क्योंकि अगर पहले ही लोगों को ये पता चल गया कि इससे मेरा नुकसान हो जाएगा तो कोई क्यों अडॉप्ट करेगा उसको। इसीलिए अभी तो इसकी अच्छी बातें ही बताई जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार कोई कहे कि आप ज्यादा मत बेचना, आप टोकनाइजेशन कर लो, लेकिन आप ज्यादा मत बेचना, आप 1-2 टोकन बेच देना, 10 बेच देना, 20 बेच देना, लेकिन 80 अपने पास में रखना। लेकिन अब चक्कर ये है ना कि इंसान का जो मन है फिर वो रुकता नहीं है ना उस चीज से। तो अगर एक बार चार्ट लग जाती है इस चीज की, तो फिर करते कराते वो 20 टोकन से 30 भी हो जाएंगे, 40 भी हो जाएंगे, और करते कराते अगर वो 50 के ऊपर चले गए तो हमारे पास से मालिकाना हक भी चला जाएगा। तो ऑब्वियसली जो ठीक है, इसका भी रेगुलेशन बनेगा। जैसे बात आ गई कि भाई मालिक रहेंगे, लेकिन वही बात है कि जुए में कोई हारता पूरा जमीन बेच देगा या दारू पीते पीते बेच देगा। ये जो बात आई है ना लिगेसी वाली, ये बात यहाँ खत्म होती है। इंडिया का मॉडल, जैसे मलेशिया का चीफ इंजीनियर साहब ने बताया, इंडिया का मॉडल लेगेसी का है। फोर फादर्स के जमीन दे के जाते हैं, इस बात का आदर है, सत्कार है। हम उनको उसी तरह से पूछते हैं कि देखो ये प्रॉपर्टी हमें दे के गए, वो उसी सिस्टम पे है। अब लोकल कानून भी हैं, SC ST की जमीन का क्या होगा, ये सारे कुछ हैं। तो सुरेश देशवाल जी, आप क्या एग्रीकल्चर में, फिर वो केदार जी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, किसान यूनियनों के नेता हैं, वो बड़े संघर्षशील हैं, तो उनको मैं लूंगा। तो देशवाल जी, आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? जो ये मॉडल लॉन्च होता है तो कहाँ हम
क्या पहुंचते हैं, लीगेसी में कहाँ हम करेंगे, सिक्योरिटी भी कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, आपने जेब में डाला वो बेच के आ गए अपना मस्त हो गए। और वैसे काम आता है भाई, लोन लो, पीछे भागो, करो, रजिस्ट्री कराओ, इससे अच्छा है कि मेरा जमीन है इसको मैं उपयोग कर लूं, ठीक भी है वैसे देखता जाए। फैमिली है, ये बात नहीं है, फैमिली नहीं है, इंडिविजुअल जिसका टाइटल जिसकी जेब में है वो पैसा और अपना आनंद लेता वो। तो सुरेश जी देशवाल। नमस्कार राम जी। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है। आप लेफ्ट कर गए, क्या बात हुई आपकी? नेटवर्क कमजोर है आपके पास। चलो